बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं जमील सुखेरा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एंड हिना, थैंक यू वेरी मच। आज जुमे का दिन है और मुबारक दिन है। आज के दिन आज जो अच्छी बात से हम आगाज़ करने जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो एक रूटीन है उसका एक ख़ास हिस्सा है और वो है छोटी छोटी गलतियों से बचें। किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो आपका, आप ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिनको आप बाद में इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान ताल्लुकात और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत कोशिशें करता है, मगर बाज़ औक़ात अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो खुद ही रिश्ता टूटने की वजह बन जाता है। अगर आप अपने ताल्लुकात को लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप रिश्तों में कुछ गलतियों से बचें और ज़िंदगी में इग्नोर करना सीखें। बिल्कुल जी। और कई बार हम किसी भी ना छोटी सी वजह से जो है एक दूसरे से नाराज़गी इख्तियार कर लेते हैं या फिर बात करना छोड़ देते हैं और आपस में ना बात करना जो है ना वो अच्छा नहीं है। इससे फिर दूरियां जो है पैदा होने लगती हैं। अगर हम बातचीत बंद करने की बजाय आपस में अपने मसाइल जो है वो शेयर करना शुरू कर दें तो हम अपने रिश्तों को खोने से बचा सकते हैं। और कई बार लोग जो है ना वो अपनों की खूबियों को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ खामियां ही उनमें तलाश करते रहते हैं। बेहतरी जो है ना वो इसी बात में है कि हम अपनों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें। और मुझे लगता है कि कई बार जो है लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में बोरियत भी महसूस करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की तारीफ करें, उन्हें खाने पर लेकर जाएं या फिर गिफ्ट्स वगैरह दें। अच्छा, कहा यह जाता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं तो वो आपके ताल्लुक़ को ख़ास बनाता है। और कुछ लोग जो हैं उनकी बहुत अच्छी आदत होती है कि वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली को जो है ना बाहर लेकर जाते हैं। अगर कोई इस तरह की बात हो जाती है, कोई आपकी हार्ट टॉक हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप उसको कंपनसेट करने के लिए उनको बाहर डिनर पर ले जाएं, कॉफ़ी पर ले जाएं, बुके दे दें या फिर एक छोटा सा गिफ्ट भी आप उनको दे सकते हैं। और फिर जब कंपैरिजन हम रिलेशनशिप्स में करते हैं कि जी फलां का दोस्त ज़्यादा बेहतर है, फलां की बीवी ज़्यादा बेहतर है, फलां का शौहर ज़्यादा बेहतर है, तो वो रिश्ते जो है ना वो इस तरह से उनमें दरार पैदा होती है। अच्छा, Whenever you compare, कंपैरिजन की हिना समझ भी नहीं आती जी। लाइक उसकी वजह क्या है? आप सामने वाली शख्सियत को चेंज करना चाह रहे हैं, उसको दूसरे की मिसाल देकर क्या समझाना चाह रहे हैं? एक तो ये समझ नहीं आती। तो आज की जो अच्छी बात है उसमें यही मैं एंड में ऐड करना चाहूँगा कि एक कॉल है हिना कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं बेसिकली ये एक बड़े डिजास्टर की वजह बनती है। आपका रिश्ता चाहे मियाँ बीवी का हो, आपके पेरेंट्स हो, आप औलाद का रिश्ता हो, बहन भाइयों का हो, इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि कोलीग्स का रिश्ता हो, आपके दोस्तों का रिश्ता हो, इन तमाम रिश्तों में जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो एक बड़ी गलत फहमियां पैदा करने का सबब बनता है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें। और हिना ने जिस तरह कहा कि गिफ्ट दें एक दूसरे को, एक दूसरे की तारीफ करें, तो एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं, फिर मेरा ख्याल है हो सकता है। माशाल्लाह, you look very handsome to me. I like what you're wearing. Thank you ना, same to you. Thank you। वैसे हमने आज फ्राइडे को देखते हैं गिफ्ट्स वाले मामला थोड़े बाद में रख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है गिफ्ट जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट दें। आप किसी को एक फूल भी दे सकते हैं और मुझे लगता है फूल बहुत खूबसूरत जो है ना वो तोहफा होता है। और मेरे ख्याल में तारीफ करना भी एक तोहफा ही है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वैसे मेरी बहुत आदत है कि मुझे किसी की कोई चीज अच्छी लगती है मैं फौरन से कॉम्प्लीमेंट दे देती हूँ, मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। आई थिंक होना भी इसी तरह। हिना की पॉजिटिव चीजों में से ये एक पॉजिटिव चीज ऐसी है जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि क्या मिसाल दूं मैं, कॉम्प्लीमेंट देने में कंजूसी करते हैं। आई डोंट नो द रीजन, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे रीजन क्या होती है, लेकिन हिना किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देने में कोई देर नहीं लगाती और ये हिना की खूबियों में से एक है। तो मैंने तारीफों के पुल बांध दिए और हो सकता है कि इसके बाद जो है वो छोटी छोटी गलतियों से हम बच जाएं। और यहाँ पर जमील फिर अनाउंसमेंट कर दें कि आज हमारे प्रोड्यूसर साहब की बर्थडे भी है। अहमद बिन नासिर की आज बर्थडे है और सुनो पाकिस्तान की टीम की जानिब से
अहमद को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे अहमद, मे यू हैव मेनी मोर। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजें। और पैनल से आवाज आ रही है तमाम, क्योंकि टीम बैठी हुई है। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ABN, आई मीन अहमद बिन नासिर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अहमद। विश यू मोर सक्सेस एंड हेल्थियर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड And thank you for tolerating us इसी तरह every day. अच्छा अच्छा शो करवाते रहें, इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहें, इसी तरह हम हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ ये जो हमारा ताल्लुक है ये कायम रहे। बरकरार और रहे, अगेन आज आमीन। की अच्छी बात मैं जरूर घुसाऊंगा हर जगह कि छोटी छोटी गलतियों से बचें। वाओ। आगे बढ़ते हैं जनाब, और खानपुर में एक ऐसा आर्टिस्ट है, बहुत माहिर आर्टिस्ट है ये, जो गंदुम के तिनकों से कुरानी आयात इंतहाई नफासत से लिखने का फन जानता है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद अवैसी की इस रिपोर्ट। अल्लाह दिता अलमारूफ एडी खानपुरी है। गंदम की तीलियों से मैंने कुरानी आयात के मुख्तलिफ फ्रेम लातादाद बनाए। एडी खानपुरी वसेब का एक ऐसा बाकमाल फनकार है जो गंदम के पौधे के तिनकों से खत्ताती के आला नमूने तैयार करने का फन जानता है। ये बाकमाल फनकार इतनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है कि जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इस शाहकार को देखकर अश अश कर उठते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक शुरू किया है, जिसका पहला सिपारा मुकम्मल हो चुका है, दूसरा शुरू हो चुका है। और अगर हुकूमत मेरे साथ तामुन करे या मुखैर हजरात मेरे साथ तामुन करें तो ये इंशाल्लाह अपने खानपुर का भी नाम है और अपने मुल्क का भी नाम है, अपने सराकी वसेब का भी नाम है। इस अजीम फनकार ने अपने इस फन के जरिए मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का आज़म किया है, जिसने कमोबेश 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर दिया है। एडी खानपुरी जैसे फनकार वसेब का अजीम सरमाया है, जिनकी हौसला अफजाई सरकारी और अवामी सतह पर इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन, खतूत गालिब की नुमाइश की बात करते हैं। हम में से अक्सर लोग गालिब को एक शायर के तौर पर ही जानते हैं, मगर एक नसर निगार के तौर पर भी उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अपने उसलूब की वजह से उनके खतूत ना सिर्फ अदब के कारीन की तवज्जो का मरकज़ है बल्कि तालीमी निसाब में भी शामिल हैं। इन खतूत से इस दौर के रुझानात, सियासी और इंतज़ामी हालात की झलकियाँ देखने को मिलती। बिल्कुल, इन खतूत ने उर्दू नसर निगारी पर भी गहरे असरात जो है वो मुरतब किए हैं। और इस वक्त अमन मौजूद हैं लाहौर म्यूजियम में, जहां पर खतूत गालिब की नुमाइश जारी है। आइए जानते हैं इसका अहवाल अमन से। अहले अदब में जब भी शायरी की बात होती है तो एक नाम हमारे जहन में गर्दिश करने लगता है और वो है मिर्ज़ा गालिब। और इसमें कोई शक नहीं है कि शायरी के हवाले से और उर्दू अदब के हवाले से मिर्ज़ा गालिब के बग़ैर जो हैं जितनी भी बातें हैं वो अधूरी मानी जाती हैं। और ये एक अहम नाम है अहले अदब का। और अगर हम बात करें कि सिर्फ शायरी की बात करें तो ये सिर्फ शायरी के हवाले से ही मिर्ज़ा गालिब की बात नहीं की जाती, बल्कि उनके खतूत जो हैं वो उर्दू नस्र में अपनी मिसाल आप हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर म्यूज़ियम में, जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के खतूत की नुमाइश जारी है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर म्यूज़ियम के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान साहब के साथ, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने जो है मिर्ज़ा गालिब की 225वीं सालगिरह जो है बहुत अच्छे से एहतमाम के साथ मनाई है, और इसके बाद ये खतूत का जो है सारी एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म है कि गालिब का शेर हमारी शायरी की बुनियाद है और गालिब के ख़त हमारी तकरीर और तहरीर की बुनियाद है। हमारे पास लाहौर अजायब घर के ज़ख़ीरे में 24 ख़त हैं गालिब के, तो उसमें से 16 ख़त हमने मुंतखब करके उन्हें रिस्टोर करके आवाम के मुशाहिदे के लिए पेश किए हैं, ताकि आवाम को अंदाज़ा हो कि ये नाबग़ा असर जिसका हमारी ज़ुबान पे बहुत कर्ज़ है, ये अपने ज़माने में किस शख्सियत का मालिक था और इसके ख़तूत में क्या ज़ुबान इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा खतूत के अलावा यहाँ पे गालिब का पेंशन केस जो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को लिखा था वो भी हमने आवाम के मुशाहिदे के लिए पेश किया है। गालिब के कदीम उर्दू और फ़ारसी दवावीन भी हमने इसमें मुशाहिदे के लिए पेश किए। अच्छा सर, आपने इन 16 खतूत के बारे में जो है हमें बताया है, तो ये जो है कहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, इनको यहाँ पर लाया गया, इसमें कोई मुश्किलात पेश आई हैं या इसके हवाले से, मतलब जिस तरह हम अभी देख रहे थे कि कुछ टेप बाइंडिंग के साथ
था तो इसको कुछ रीन्यू भी किया जाता है या एज इट इज़ जो है हम इसको लगाते हैं? जी, ये ज़्यादातर खतूत नवाब अलाउद्दीन ख़ान अलाई के नाम है और ये 70 की दहाई में लाहौर अजायब घर ने हासिल किए थे। बहुत अरसे से ये हमारे ज़ख़ीरे में मौजूद थे। अब हमने इनकी रेस्टोरेशन का काम शुरू किया है और इसमें जो आप देख रहे हैं हमने इन्हें आर्काइवल मटेरियल के साथ इनकी लेमिनेशन की है और इसके अलावा ये तमाम जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये आर्काइव ग्रेडिंग का है ताकि ये खतूत न सिर्फ आवाम के मुशाहदे के लिए पेश किए जा सकें बल्कि आने वाली नस्लों के लिए महफूज भी हों। 18वीं सदी के शोरा में ख्वाजा मीर दर्द का नाम जो है वो बेहद अहम है। वो 1720 में दिल्ली में पैदा हुए और उनका सिलसिला नस्ब वालिद की तरफ से हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी और वालदा की तरफ से हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है। आइए उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। 18वीं सदी के शोरा में ख्वाजा मीर दर्द का नाम बेहद अहम है। वो 1720 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका सिलसिला नस्ब वालिद की तरफ से हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह और वालिदा की तरफ से हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से मिलता है। उनके बुजुर्ग बुखारा से हिजरत करके आलमगीर के जमाने में हिंदुस्तान आए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई। अरबी और फारसी के अलावा कुरान और हदीस, फिक्का, तफसीर और तसव्वुफ में भी महारत हासिल की। फन मौसीकी में भी कमाल रखते थे। फारसी में पहली किताब सिर्फ 15 साल की उम्र में तहरीर की। उन्हें उर्दू में सूफियाना शायरी का अमाम कहा जाता है। उन्होंने उर्दू को सबसे पहले सूफियाना ख्यालात से आशना किया। उनकी सूफियाना और शायराना अजमत ही के सबब उनकी शायरी और शख्सियत दोनों में उस पूरे अहद की अक्कासी मिलती है। हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराजे खिज़ां, आशना अपना भी वहाँ एक सब्ज़े बेगाना था। उनकी शायरी में गौर फिक्र, इश्क में सपुर्दगी और गुदास का उनसर मिलता है। मीर दर्द की शायरी बुनियादी तौर पर इश्किया शायरी है। उनका इश्क मजाजी भी है, हकीकी भी और ऐसा भी जहाँ इश्क व मजाज की सरहदें बाकी नहीं रहती। लेकिन इन तीनों तरह के अशार में एहसास की सदाकत वाज़े तौर पर नजर आती है, इसलिए उनके कलाम में तासीर है। हो गया मेहमान सराय कसरत महूम आह, वो दिले खाली के तेरा खास खलवत खाना था। वो मौसीकी के माहिर थे। उनके कलाम में भी मौसीकियत है। मीर दर्द 6 जनवरी 1785 को 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 7 जनवरी को सपुर्दे खाक किया गया। नाज़रीन, कुछ सियासी सूरत हाल पर नजर डालेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का एतमाद का वोट लेने से इनकार। इस इनकार के बाद क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं? क्या गवर्नर वज़ीर आला को हटा सकते हैं या मामला अदालत में जाएगा? पीटीआई की जानिब से 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने की बात हुई थी और इस इनकार से क्या लग रहा है? क्या पीटीआई और काफ लीग में इख्तलाफात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या परवेज़ इलाही वज़ारत आला छोड़ना नहीं चाहते इसलिए इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहे, या मामला क्या है और किस तरफ जाएगा? सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। आप खैरियत से हैं? A very good morning to you all. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, पंजाब की सियासत किस तरफ जा रही है? पंजाब की सियासत उसी तरफ जा रही है जिस वक्त अभी मैं देख रहा था कि आप हिना को बैठ के जितनी तारीफें कर रहे हैं ना, ये आप अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और ताल्लुकात इसलिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे वीकेंड है। आप नहीं सर इसका मतलब आप लीग और पीटीआई एक दूसरे की जो तारीफों के पुल बांधते थे वो ताल्लुकात अच्छे करने के लिए थे, लेकिन वो जब वो टाइम गुजर गया, वो वीकेंड उनका गुजर गया, तो अब उनके वीक डेज शुरू हो गए और काम करने का टाइम आ गया है। Am I right, sir? You are absolutely right. लेकिन यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने कहीं और भी ताल्लुकात अपने अच्छे रखने हैं, सिर्फ इमरान खान से नहीं रखने। तो सर, इमरान खान साहब की बात नहीं मानेंगे फिर परवेज़ इलाही साहब? नहीं, देखें, वो परवेज़ इलाही साहब एक मजहब सियासतदान है और अगर आज वो जरदारी साहब की बात नहीं मान रहे जिन्होंने उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के रखा अपने दौरे हुकूमत में, तो वो फिर आप अंदाजा लगा लें कि ज्यादा उनके ताल्लुकात कहाँ पे होंगे परवेज़ इलाही साहब के और किन के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे उन्होंने और रखना चाहते हैं इन द डेज टू कम। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मैनेज बोथ एंड्स
and both sides of the fence. So this is what he's trying to do, ji. So I don't blame him for that. I don't blame Chaudhry Parvez Ilai for that, because he's a politician, and by the end of the day he will like go on the side, that very side जहाँ पे वो देखेंगे कि उनका फ्यूचर क्या है. So अगर वो देखें इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो जनरल इलेक्शंस में पीटीआई अगर साथ होगी उनके, तो ही विल बी पुल आउट लाइक मैक्सिमम सीट्स, और उनका बीच में से एडजस्टमेंट हो जाती है, जो कि उनकी बातचीत काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो चुकी है. तो वो फ्यूचर में पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट करके सीटें ज़्यादा निकाल लेंगे, और इन द टाइम्स टू कम की ज़्यादा बेहतर पोजीशन हो जाएगी. एंड अभी अगर देखा जाए, या इन द डेज टू कम ऑल्सो अगर देखा जाए, तो वो जहाँ पे उन्होंने ताल्लुकात हमेशा अपने अच्छे रखने होते हैं, वहीं पर अच्छे रखेंगे, तो फिर ही सब चीजें मैच्योर होंगी ना. सो इट वर्क लाइक he's in a catch-22 situation, to be very honest. ठीक हो गया. राणा साहब, कहिएगा कि काफ लीग के अंदर की सूरत हाल क्या है? क्या पार्टी मुत्तहिद है? मुत्तहिद पार्टी कोई भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इस वक्त अगर आप नून लीग की तरफ चले, वहां पे आपके सामने है सब कुछ जो हो रहा है. इसाक डार को देख ले, मिफ्ता इस्माइल को देख ले, उनके आपस में क्या ताल्लुकात हैं वो आपको नजर आ रहे हैं. इसी तरह पीपल्स पार्टी में देख ले, पीपल्स पार्टी में भी ग्रुप्स हैं, ठीक है. पीटीआई के अंदर भी ग्रुप्स हैं, ठीक है ना. सो ग्रुप्स आर एवरीवेयर, एंड उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं है, और इनके अपने अपने होते हैं, इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं. जैसे पीटीआई का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको. देखें, पीटीआई का एक एग्जांपल ये है कि लास्ट लेग जो चल रही थी इमरान खान साहब की, और उसमें जो मेरे ख्याल 4-6 महीने रह गए थे उनकी हुकूमत के, तो उनके 2 फेडरल मिनिस्टर ऐसे थे, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स, जो कि कोशिशें कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से वो पीपल्स पार्टी वाले उनको अपने साथ शामिल कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एंड देख लें आप, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं इसाक डार के बारे में, यदि उन्होंने मुझे बिल्कुल बाहर निकालने की कोशिश की, और व्हेन आई वाज इन द मिनिस्ट्री एंड इसाक डार वाज गिविंग मी अ टफ टाइम. एंड ठीक है, इसाक डार साहब की सुनी गई, क्योंकि उनके रिलेशनशिप ऐसे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम बीबी के साथ, तो वो उनका हाथ ऊपर चला गया जी, उनका हाथ बड़ा हो गया, और वो उनका बड़ा भारी हो गया, जो भी उसको वर्ड यूज कर ले. सो इस तरह हर जगह पे है. जैसे बिलावल साहब जो है, उनके साथ लोग अगर चलते हैं तो उनका अपना एक लाइक माइंडेड ग्रुप है, जरदारी साहब का है, फरियाल बीबी का अपना है. सो इट्स एवरीवेयर. लेकिन राणा साहब, जो आपने ये बात की कि बहुत से एंड टाइम पर भी कुछ लोग ये चाह रहे थे कि हम पार्टी चेंज कर लें, और जिस तरह आपने जिक्र भी किया पीपल्स पार्टी का. अच्छा, फिर सिंध हाउस की जो कहानी है, जब अदब एतमाद की तहरीक खानी थी, तो वो भी अभी उसकी यादें भी अभी ताज़ा हैं. अब जो खबरें आ रही हैं कि कुछ नाराज MPAs हैं पीटीआई के, जिनको सिंध हाउस के चक्कर लगाते हुए देखा गया है, तो एतमाद का वोट लेने का अगर ये सिचुएशन आ जाती है, तो क्या आपको लग रहा है कि पीटीआई अब उस सेम पोजीशन पर आ गई है जब उनके नाराज अरकान टूटने के करीब हैं? देखिए, पहले जरा थोड़े से डायनामिक समझ लेते हैं इस्लामाबाद के. इट्स अ स्मॉल टाउन, ठीक है, एंड मैरियट में ज्यादातर लोग आजकल बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैरियट के अंदर पब्लिक लॉबी है, पब्लिक बहुत ज्यादा है. किसी जमाने में बैठते थे वहां पे इंटरेक्शंस भी होती थी पॉलिटिशियंस की, लेकिन अब वो बेहतर समझते हैं कि क्रॉस द रोड वहां पे केपी के हाउस भी है, पंजाब हाउस भी है, सिंध हाउस भी है, जस्ट क्रॉस द रोड, ठीक है ना. तो वहां बैठना वो जरा बेहतर समझते. सो नॉर्मली हर दूसरे घर में, तीसरे घर में रात को कोहीबन सिगार चल रहा होता है, और वहां पे जनाब कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं होती वैसे वो, लेकिन चले इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कह देते हैं उसको. सर मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये तमाम सियासतदान एक पेज पर हैं. ये अवाम के लिए डिफरेंट स्टोरीज आती रहती हैं डे बाय डे ना, एपिसोड 1000 इतनी और 10,000 इतनी, तो ये अवाम ही है जो बेचारी बेवकूफ बनती रहती है. ये बात सही है आपकी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू सो राइट. और जब आप रेस्टोरेंट खोलेंगे ना, वहां पे एक सिगार बार जरूर खोलनी है आपने. सर ओपन हो गया है, अब आपके आने का इंतजार है बस. आप जब इस्लामाबाद से आएंगे तो
आपको बोले ना, तो वार्म वेलकम करेंगे हम। और सिगार लाउंज में ही बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, आप एक सिगार लाउंज खोले, एक मैनहट्टन में एक सिगार लाउंज है बहुत अच्छी जी। और वहाँ पे बड़े इंटरेक्शन होते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बड़ी चीजें मिलती है, खबरें मिलती है बहुत, मतलब हम जैसे जर्नलिस्टों। बहरहाल आप भी ऐसी सर असल फोकस तो खबरों पे ही होता है ना। यू राइट, यस बिल्कुल। डिपेंड करता है वैसे। सर मैं कवर कर रहा था बात को, आप ओके ओके। सर राणा साहब, क्या नून लीग की हिमायत हासिल हो सकती है काफ लीग को, परवेज इलाही साहब को? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब का जो किरदार है एक काफ लीग को इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत के साथ मिलाने का, उस तनाजुर में ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या नून लीग की तरफ टिल्ट हो सकता है काफ लीग का? देखिए चौधरी बरादरान जो है ना, बेसिकली मुझे जो समझ आती है इतना अरसा जर्नलिज्म करते हुए इस पिंडी इस्लामाबाद में, चौधरी बरादरान एक विंडो अपनी खुली रखते हैं, ठीक है? वो अपने सारे रास्ते बंद नहीं करते किसी के साथ भी, तो वो एक विंडो हर एक के साथ खुली रखते हैं, जितने मर्जी उनके ताल्लुकात खराब हो जाए बेशक, तो वो एक विंडो जरूर खुली रखती है, एक ऑप्शन अपनी जरूर रखते हैं वो। एंड इफ समथिंग कम्स अलोंग देयर वे, चौधरियों के रास्ते में कोई ऐसी ऑप्शन, कोई ऐसी कोई चीज उनके सामने रख दी जाती है जो कि वो उसको टर्न डाउन नहीं कर सकते, वो लेट मी पुट इट दिस वे, सो वो व्हाई नॉट, ठीक है? सो दे विल लाइक दे कैन गो फॉर इट, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब मियां नवाज शरीफ साहब जद्दा गए थे, तो उस दौर में कुछ वादे ऐसे किए गए थे चौधरी बरादरान के साथ, जब वो वापस आए पावर में, दोबारा जद्दा से वापस आए, जब मुशर्रफ उन्हें एनआर दे के वापस लाया था, तो वो उस वक्त वो वापस आए तो उनके साथ वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, सो दैट इज आल्सो प्लेइंग एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स, सो वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वहां पे थोड़ा सा आ जाता है जी, क्योंकि हर बंदा जो है ना, हर जमात जो है वो किसी को मतलब कि फैमिली से बाहर अगर कहे ना कि लेके चली जाएगी, वो चीफ मिनिस्टरशिप दे देगी, और वो भी पंजाब की जो कि गढ़ है, तो वो बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा फैसला होता है। आप खुद देख लें, क्योंकि अगर देखें हम पीटीआई को, तो पीटीआई ने भी अपना बुजदार रखा वहां पे, डिस्पाइट द फैक्ट फ्रॉम डे वन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बुजदार के अगेंस्ट थी, लेकिन खान साहब ने बुजदार को इसलिए रखा कि बुजदार वाज अ यस मैन, बुजदार को कहें कि जब अभी रिजाइन कर दे तो वो अभी रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाता था जी। सो वो हर बंदा जो है वो अपना कंट्रोल रखना चाहता है और ऐसी शक्ल में रखना चाहता है जो उसकी बात सुने, जो प्राइम मिनिस्टर हो, जिसका चीफ मिनिस्टर अपना हो, जो उसको कहे वो उस तरह बात सुने। तो इसमें ये भी नॉर्मल बात है, इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। तो देखते हैं लोग के जनाब उसके साथ एडजस्ट कौन होता है, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को बना दिया, ठीक है ना। हमजा शहबाज को अगर हम देखें, हमजा शहबाज शरीफ जो था उसने तो इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, जब यहाँ पे मुशर्रफ का दौर था और ये सारी शरीफ फैमिली मुल्क से बाहर चली गई थी, तो हमजा शहबाज पीछे रह गया था अकेला, और पीछे रह के थाना कचहरी केसेस सारे वो भुगतता रहा जी। और हमजा शहबाज जितना यहाँ पे सफर किया वो सारी दुनिया के सामने, जो लोग जिन्होंने सहाफत की हुई है या जिन्होंने जर्नलिज्म की है उनको पता है कि हमजा शहबाज ने हीट फेस की जी। लेकिन जब आई तो हमजा शहबाज शरीफ को भी एज सच जिस तरीके से उसको ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए था हमजा शहबाज को उस तरह ब्रेक थ्रू नहीं मिला। सो पावर गेम इज वेरी डिफरेंट। पावर गेम में वो आप है ना, जैसे न्यायी साहब ने मेरे से वादा किया था कि मैं कुछ लाऊंगी उनके लिए जी। और वो वादा भी पूरा जरूर लाऊंगी सर इंशाल्लाह, और वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, ये कभी नहीं पूरा कर दी सर। अभी तक तो मैं मियां वाली नहीं गई, आई एम जस्ट वेटिंग जब मैं मियां वाली जाऊंगी। वो वादा ही क्या जो पूरा हो जाए, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल सही बात। नहीं सर, मैं इंशाल्लाह जरूर मियां वाली जाऊंगी और आपके लिए ढोडा और पतीसा दोनों चीजें लेकर आऊंगी।
मैंने तो पिछली दफा भी कहा था, जाने की क्या जरूरत है भाई, किसी से मंगवा। एग्जैक्टली मैं ये कहने ही वाला था राना साहब, जब नीयत हो किसी के लिए कुछ मंगवाना हो तो उसके लिए खुद जाने की जरूरत नहीं होती, वो चीज आ भी जाती मैं चाह रही थी कि मैं खुद जाके खरीदूं और अच्छे वाला खरीदूं ना। नहीं, अच्छे वाला नहीं खरीदू, ये जमील मुझे चक्कर देती है ना, और बड़े अरसे सर ये वही सूरत हाल है। आपसे वादा कर लिया, वफा किसी और से कर लिया, सेम सिचुएशन काफली की है, वादा किसी से कर लिया, वफा किसी और से कर लिया। अब जहां या परवेज दिलाई साहब को अगर देखा जाए तो जब अदम एतमाद की सूरत हाल थी उसमें दोनों भाई अलग हो गए और बाद में कजन्स की लड़ाइयाँ और ट्विटर पर भी जंग चल रही थी, और हमने देखा कि जो जब धड़ेबंदी भी हुई तो इक़्तिदार किसी के हाथ से नहीं गया। इंटरेस्टिंगली ये सिचुएशन जो है, आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है। राना साहब आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप इसके पीछे रीज़न ये है कि आपस में लड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन बत्ती वाली गाड़ी घर में ज़रूर आ जाए। देखिए ना, मैं चौधरी शुजात साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, परवेज साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और एक सबसे ज्यादा मैं जिस बंदे की रिक्वेस्ट करता हूँ वो चौधरी वजाहत हुसैन है, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और टू टेल यू ऑनेस्टली, जो हीट फेस करता है या जो पीछे बैठ के पूरी सियासत को चलाता है, वो परवेज अपना वजाहत हुसैन ही चलाता है। और वजाहत हुसैन जिस तरीके से मैनेज करता रहा है चीजों को सारी जिंदगी, वो जो लोग अंदर से जानते हैं चौधरी फैमिली को, उनको पता है। बट देन अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट, पावर गेम इज डिफरेंट। भावे फेडरल मिल जाए कोई शय, भावे पंजाब मिल जाए, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो बिल्कुल बनती है तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। जी बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, वैसे पंजाब इतना बड़ा सूबा है और पिछले कई महीनों से सीएम की कुर्सी की जंग जारी है, ये सियासतदानों को अवाम का ख्याल क्या बिल्कुल भी नहीं है? देखिए हिना, पता है क्या जी, अगर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट पता है क्यों है? मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर ये सियासतदान जो है ना, ये अगर बैठना इन्हें चाहिए, प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि प्लीज आप सब लोग बैठे, मतलब खान साहब भी बैठे, जितने यहाँ पे मियाँ बरादरान भी बैठे, सब लोग बैठे, और पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे, जरदारी साहब भी बैठे, सब लोग बैठे। लेकिन ये नहीं कि 4 बंदे इधर से भेज दिए, 4 उधर से भेज दिए, ये नहीं, ऐसे नहीं करें। आप सब लीडर बैठे यार, आपकी जो वर्थ होगा, जो आपका वेट अपने साथ असिस्टेंट्स के तौर पे जरूर रखें बंदे, लेकिन लीडरान जब तक नहीं बैठेंगे ना खुद एक टेबल सर जोड़ के, when they'll sit together, when they'll put their heads together, और फिर जाके एक TORs बनाए, एक एजेंडा बनाए, और उस पे सारी चीजों पे काम करके ना, सारी चीजों पे फैसले करके फिर ये बाहर निकले ना उस कमरे से या उस बिल्डिंग से, तो आप यकीन माने कि जो लोग है ना बाहर जो बैठे अवाम है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना वो यहाँ पे चला जाएगा ऑन पॉलिटिशियंस, और वो कहेंगे लोग जनाब सारे पॉलिटिशियन बड़े अच्छे ने। और फिर ये जो लोग कहते हैं ना जी ए पॉलिटिकल हो गए हम, और फिर वो अगर ये नहीं करेंगे ये पॉलिटिशियन खुद, तो वो ए पॉलिटिकल कब तक ए पॉलिटिकल रहेंगे? क्योंकि फिर उन्होंने भी तो, उनके साथ भी सब चीजें जुड़ी है ना, क्योंकि वो अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो वो उनकी सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, और पॉलिटिशियन अगर साथ ही बैठेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर भी इशू है। सो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। सो ए पॉलिटिकल रहने दें और प्लीज खुद फैसले कर लें, खुद बैठ जाए, खुद बैठेंगे तो बड़े अच्छे फैसले हो जाएंगे। हाँ जरूर इनपुट लें, आप जो बैठे हुए पिंडी में लोग, उनसे इनपुट लेनी चाहिए, सारी दुनिया देती है, सारी दुनिया में होता ऐसे है कि उनकी जो पीछे बैठी हुई जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो जरूर देती है उनको इनपुट, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी इनपुट ली भी जाती है और उसको माना भी जाता है, एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें सारी दुनिया उनको एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ आपने बड़ी अच्छी इनपुट दी, या आपने नहीं इनपुट दी अच्छी, या आपने दी है इनपुट तो इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं। सो वो अगर हो जाए ना तो वो बहुत अच्छा होगा, इट विल बी लाइक अ वेरी स्मूथ सेलिंग ओवर हियर। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि ये स्मूथ ट्रांजिशन होने ही नहीं दी जाती बेसिकली, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी होती है, इसके पीछे भी मफादात का मामला होता है, और मफादात की ये जो जंग है
इसमें पुराने जो हलीफ हैं वो भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और हरीफ बन जाते हैं, एक दूसरे से दोस्तियां भी हो जाती हैं और फिर मुश्तरका हुकूमत भी चल रही होती है। तो आपने भी ये वर्ड यूज़ किया एडजस्टमेंट वाला। सर अगर ये एडजस्टमेंट हर जगह हो जाती है तो थोड़ा सा अवाम को भी अगर एडजस्ट कर लें तो क्या बुरा है, क्या बुराई है इसमें? देखिए जमील ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अवाम जो है ना, अवाम का इस वक्त कॉन्फिडेंस जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और बड़ी ये हम एक बंद गली की तरफ, लेट मी पुट इट दिस, बड़ा टिपिकल सेंटेंस है, उसकी तरफ जा रहे हैं कि अगर ये पॉलिटिशियंस खुद नहीं फैसले करेंगे ना, ठीक है, वो जो आप बात कर रहे हैं मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल फैसले जो हैं अगर ये खुद नहीं करेंगे, देखिए मसला कुछ भी नहीं है, आपने बैठना है, अगर आप सारे TORs बनाएंगे, आप अपना एजेंडा बनाएंगे, उस पर फैसले करेंगे, तो जो भी इलेक्शंस होंगे ना, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, ठीक है, वो इलेक्शंस जब होंगे ना, उन इलेक्शंस का जो फैसला होगा ना वो सब मानेंगे, वो जमील भी मानेंगे, वो राना भी मानेगा, वो हिना भी मानेगी, सब लोग मानेंगे। सर लेकिन अगर राना साहब जो TORs वाली बात करें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो TORs वाली आप बात करें, आप देखें PTI की हुकूमत में जितनी भी लेजिस्लेशन होनी थी, जितने भी रिफॉर्म्स होने थे, जब भी उनके TORs पर बैठने की बारी आती थी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। अब वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, वो पुलिस रिफॉर्म्स हो, वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो। अच्छा उसके बाद अब PTI की हुकूमत चली भी, अच्छा PTI की हुकूमत में जी कहते जी हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, सदर से ऑर्डर आ जाता था, 3 महीने 6 महीने की वो लेजिस्लेशन होती थी, उसके बाद फिर रोल बैक हो जाती थी, उसके बाद एक पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, अब फिर लेजिस्लेशन और इन सारे मामलात का वही हाल है। आपको नहीं लगता कि जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि हमारे आइन में, कानून में, दस्तूर में ये लूप होल्स रहें, ताकि इन लूप होल्स का इनको फायदा होता रहे लॉन्गर टर्म? देखो आप जो बात कर रहे हैं ना जमील, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, आई एग्री विद दिस, बट देखिए मैं बाय द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी। बाय द एंड ऑफ द डे हम क्या लाते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट जो है वो इंटैक्ट हो। बाय द एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे अपर हाउस में, लोअर हाउस में या प्रोविंशियल असेंबलीज में लोग बैठे हुए हैं और गलत बैठे हुए हैं, ठीक बैठे हुए हैं, कुछ मतलब कई ऐसे ऐसे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं कि जिसका मैं आपको तारीफें करना शुरू करूँ तो शाम हो जाए। लेकिन द पॉइंट इज, अगर ये सारी चीजें इन्होंने नहीं करनी है ना, इन्होंने सारी चीजें हैंडल करनी है, मैंने नहीं करनी, आपने नहीं करनी, आप ना प्रोविंशियल असेंबली में ना नेशनल असेंबली में, ना हम लोग हैं दोनों, मतलब कि हिना तो जाना नहीं चाहती अपने उधर ना वहां पे पीछे उसको, लेकिन एनीवेज बात नहीं है जी। बट द पॉइंट इज के यू नो इन्होंने ही करने हैं, ये ही करेंगे, और जहां पे कमिटमेंट होगी ना तो ये डेफिनेटली वहां पे परफॉर्म करेंगे और वहां पे डिलीवरेंस होगी। और ये जो लूप होल्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये इंटेंशनली जो छोड़ दिए जाते हैं, इनको कैप नहीं किया जाता, जो जमील आप बात कर रहे हैं, ये लूप होल्स ये सारे कैप हो जाएंगे once they put their heads together, all the politicians, if they put their heads together and sit across the table, and believe you me, ये सारे लूप होल्स, ये सारे जो चीजें जहां पे आप जिन चीजों की निशानदेही कर रहे हैं आप लोग, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो कैप हो जाएंगी, once for all हो जाएंगी, for good हो जाएंगी, कैप हो जाएंगी। So वो साइड से आके ने कोई नहीं कहेगा, आप हर चीज जो है ये नहीं कह सकते दिस इज ऑन द लाइटर साइड टू सम एक्सटेंट, कि यहाँ पे हम जो भी बात होती है ना, किसी ने निच मारी है तो कहते जी ये अमेरिका ने नहीं मारन देती सही, आटा गूंदे हिल्दी हुए तो जी अमेरिका ने कहा जी ये गलत हो गया काम। तो वो हर लोगों पे या दूसरी मुल्कों पे या ओपोनेंट्स पे डालना जब तक बंद नहीं करेंगे ना, किसी ने आपके हाथ नहीं रोके हुए, यकीन माने किसी ने नहीं रोके। सही कह रहे हैं राना साहब, कहिएगा इलेक्शन से पहले आपको हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ ना हिना, देखो अगर ये लोग नहीं बैठेंगे ना तो कल इलेक्शन के रिजल्ट कोई नहीं मानेगा, कल फिर कोई बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे सारे, फिर करते रहेंगे, फिर जाके कहेंगे नहीं जी वो पिछली दफा इमरान खान साहब कहते थे ना 4 हल्के खोलो, इस बार अगर गड़बड़ हुएंगे और ये फैसले इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियन खुद नहीं करेंगे तो ये कल को बैठ जाएंगे, कोई भी बैठ जाएगा जाके कहेगा जी 40 हल्के खोलो। हाँ जी बिल्कुल, वन वाली सिचुएशन है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फिर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो गेट रिड ऑफ दैट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी।
और सर मुआशी हालात को किस तरह देख रहे हैं, क्विकली जरा, मुआशी हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? To be very honest, it's going to be tough, very tough. And और अभी तक मुझे कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, और जब तक सीरियसनेस नहीं होगी, ये हम लोग जो है ना वो सारों को आदत पड़ गई है दिहाड़ी लगाने की, ठीक है? तो दिहाड़ी वाला कि आज का दिन गुजर जाए, जैसे आप कर रहे हैं जमील कि वीकेंड गुजर जाए अगे देखेंगे, फिर आज दा दिन लंघ जाए कल दी कल, सर वो ये है ना राणा साहब, आज दा दिन लंघ जाए कल दी कल वेखांगे। तो वो यहाँ पे हर बंदा ना इसी चक्कर में है कि वो जनाब किसी ना किसी मतलब टाइम रखते हुए कल देखेंगे, लेकिन इट हैज टू बी अ 3-pronged strategy. It has to be a short term strategy, it has to be a mid term strategy, and it has to be a long term strategy. और ये strategy जब तक नहीं चलेगी उस वक्त तक मुल्क जो है ना फॉर गुड सही स्टैब्लिश नहीं होगा। बिल्कुल सही। राना मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपका ये जो है मौजूदा हालात पर, खासतौर पर पंजाब हुकूमत में क्या बड़ी चेंजिंग्स आने वाली हैं, या ये कुर्सी और इक़्तिदार की जंग जो है इसमें मुल्क का अवाम का कितना नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से मुआशी हालात मजीद बदतर होते जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, अगेन हम उम्मीद करते हैं कि हालात में जो है ना वो बेहतरी आ जाए। और राना साहब के लिए मैंने ढोडा और पतीसा मंगवा ही लेने हैं, वो तो बहुत बड़ा गिल्ला आ गया, अब तो मुझे मंगवाना पड़ेगा। आपने ना ख्याल करना है सबका, अगली दफा फिर ये गिला आ जाएगा, ठीक है? तो वो हम सबको अब देखिए, आज मैंने कवर किया, अगली बार फिर कवर करना पड़ेगा मुझे। वो राना साहब के लिए तो मंगवाना पड़ेगा भाई, राना साहब के लिए जरूर इंशाल्लाह ढोडा और पतीसा मंगवा लेते हैं। आप लोग फिर अभी लाइन में हाँ, बिल्कुल राना साहब को पहुंचवा दें आप, बिल्कुल। जी जरूर लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात, और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है जी अमेरिका से। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तानी गुलकार के मदाह निकले। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तानी गुलकार के मदाह निकले। अपनी पसंदीदा म्यूजिक लिस्ट जो है उसमें उन्होंने पाकिस्तानी गुलकार अब्दुल हन्नान का गीत भी शामिल कर दिया, और उनकी जानिब से ट्विटर पर अपनी पसंदीदा म्यूजिक लिस्ट शेयर की गई, जिसमें पाकिस्तानी गुलकार अब्दुल हन्नान का गीत इरादे भी शामिल है। और उनका ये कहना है कि हर कोई अच्छी धुन, महारत से बजाए जाने वाले जो है ना साज और ज़बरदस्त आवाज़ की तारीफ कर सकता है। मौसीकी जो है वो लोगों को इकट्ठा करती है, और अगर यकीन नहीं आता तो फिर जो है ना दुनिया भर से मुंतखब की गई 2022 की मेरी पसंद की जो लिस्ट है, या जो धुनें उन्होंने अपनी उसमें लिस्ट में शामिल की, वो कह रहे हैं कि वो आप सुन लें, आपको यकीन आ जाएगा कि म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, म्यूजिक लोगों को इकट्ठा करता है। और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करते रहते हैं, और हमारा एम्फेसिस इस बात पे होता है कि जी म्यूजिक की, आर्ट की, कल्चर की उस तरह से कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये सबका साझा होता है। म्यूजिक और स्पोर्ट्स इन दोनों, मतलब एक खेल में और एक म्यूजिक में कोई बाउंड्रीज नहीं है। जिस तरह आप देखिए, हमें जो हॉलीवुड या बॉलीवुड का पसंद है, उनको हमारा पसंद है, और मीडिया की जो एक लैंग्वेज होती है हिना, पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारे ड्रामास के यूट्यूब पे व्यूज पाकिस्तान से कम और बाकी दुनिया से ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब, और एक और खबर शामिल करते हैं, दिलचस्प और अजीबोगरीब। दुल्हे ने नोटों की बजाय प्याज का हार पहन लिया। This is funny। महंगाई के मारे दुल्हे ने अपनी शादी में अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अपने गले में नोटों की हार के बजाय प्याज का हार पहन लिया। पाकपतन के गांव में ये वाकया पेश आया है। प्याज 240 रुपए किलो हो गया है, जिस पर दुल्हे मियां मोहम्मद आसिफ ने मायूस होकर अपनी शादी में एहतजाजन प्याज का हार पहन लिया और अपनी दुल्हनियां लेने पहुंच गए। शादी की तकरीब में आए मेहमान भी दूल्हे के इस अंदाज को देखकर हैरान हुए, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दूल्हे ने अपनी शादी में इस तरह से एहतजाज किया हो। ही ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो रिसेप्शन होगा वलीमे का, या जो देगे शेगे पकी होंगी, उसमें प्याज कहाँ से डाला होगा, उसका तो हार बना के पहन लिया। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ ने जो हार पहना हुआ है, वो मुझे तो प्याज में से कुछ प्याज लेके तो उन्होंने किसी को कहे कि वो स्पेशल हार बनवाया है। ये मीम्स बड़ी आजकल चल रही हैं कि डॉलर 240 और प्याज 250 रुपए और चुका। लेकिन ये जो है ना, मुझे बात थोड़ी सी वियर्ड भी लगी है। मतलब खुशी का मौका था मोहम्मद आसिफ साहब,
आप इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते, उस दिन आपका ये हार पहनना नहीं बनता था। आप बकलावा कहते हैं उस पे पहन लेते, किसी और दिन पहन लेते, लेकिन बारात वाले दिन आपने हार पहन के फिर आप दुल्हनिया लेने चले गए। मतलब हिना की सजेशंस पे गौर करें, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही ऐड आप लड़ियों वाला हार पहन लेते, आप पैसों वाला नोटों वाला ना पहनते, आप लड़ियों वाला पहन लेते। लेकिन अब बात करते हैं शॉपिंग की। महंगाई बहुत हो गई है। मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए हीरा, बस मैं चुप हो गया। अभी एक अगली खबर शामिल करते हैं। यस, भारत में जी गाय की शॉपिंग मॉल में दबंग एंट्री। भारतीय रियासत जो है आसाम के इलाके में शॉपिंग मॉल में जो है वो एक गाय दाखिल हो गई और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में लोगों को आप चीखे मारते हुए देख सकते हैं, चिल्लाते हुए देख सकते हैं। वीडियो में कपड़े की दुकान के अंदर गाय जो है वो बहुत रिलैक्स करते हुए जो है ना वो टहल रही हैं और फिर भाग भी रही हैं। जबकि दुकान के अमले और लोगों ने गाय को देखा तो चीखे मारना शुरू कर दी और बादशाह गाय को जो है ना दुकान से बाहर निकालने में भी बहुत एफर्ट जो है वो लगाई गई। और आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह से गाय को दुकान से बाहर निकाला गया और खुशकिस्मती से वाकई में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात सोच रही हूँ कि चले गाय को नुकसान नहीं पहुंचा, लोगों को कोई लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, गाय को भी नहीं पहुंचा। सर्दी चल रही है, कपड़े खरीदने आई थी गाय, इसमें चीखो पुकार करने की डरने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ किसकी गाय थी। मतलब आप अपनी गाय का ख्याल खुद रखें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दुकान किसकी थी। और जिस तरह से गाय जो है वो चहल कदमी करते हुए पूरे वो रैक में से गुजरती हुई आ रही हैं, मुझे लगता है वो चूज कर रही हैं कि कौन सा कलर। आप देखिए कि गाय ने किसी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी कपड़ों को, रैक को, किसी चीज को। अच्छा, मैं सोच रही हूँ गाय के लिए तो बिल्कुल सब कुछ अलग, सब कुछ नया होगा। मॉल में पहली दफा गाय आई हैं और उन्होंने लेकिन वो दुकान कपड़ों की दुकान में चली गई है। लेकिन गाय पहली दफा मॉल में गाय आई है, उसका इस्तकबाल करना चाहिए था, उसको फूलों का हार पहनाना चाहिए था। लाइक आप और उससे हम डर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। यही मतलब गाय से प्यार करें, जानवरों से प्यार करें। इस तरह चीखे मार के आप उनको भी जो है ना आई वुड से कि परेशान करें अगर गाय आई गई है गलती से। लेकिन यहाँ पर जो गाय के मालिक है उनको भी ख्याल करना चाहिए था कि गाय को बांध के रखें, अपने घर में उनको रखें। इस तरह से मॉल में जाके कोई नुकसान भी हो सकता है। वो गाय आजाद हो, हाँ हो सकता है उसका कोई मालिक ही ना हो, आजाद ख्याल हो, क्या पता वो आजाद ख्याल गाय हो, उसका कोई मालिक ही ना हो। आगे बढ़ते जनाब, और अदाकार उमैर जसवाल की फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस से अलहदगी की खबर आपसे शेयर करेंगे। अदाकार उमैर जसवाल ने कौमी क्रू की टीम के साबिक तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इंस्टाग्राम पर अपने एक पैगाम में उन्होंने रावलपिंडी एक्सप्रेस से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि तख्लीकी और जाती वजूहात की बिना पर मैंने शोएब अख्तर की बायोपिक प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया है। मैं अब इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक किसी मीडिया या खबर से वाबस्ता नहीं रहूंगा। I don't know the reason, लेकिन कहा कि कोई तख्लीकी वजूहात और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से खैर हमने अपने शो में अनाउंस भी किया था कि इज वर्किंग फॉर दिस बायोपिक। लेकिन I would say unfortunately हो सकता है कोई आइडिया पसंद ना आया हो, या हो सकता है बिल्कुल। फिर आपकी ना कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं तो वो शायद उनकी कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाई। ब्रेक लेने से पहले मैं आपको जल्दी से एक और जबरदस्त खबर बता दूं कि रोशनी से मलेरिया शनाख्त करने वाला स्मार्टफोन आला, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राजील में माहिरीन ने स्मार्टफोन की मदद से काम करने वाला एक ऐसा आला बनाया है जो फौरी तौर पर मलेरिया की जो है वो शनाख्त कर सकता है। और ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो किसी तकलीफ के बगैर फौरी तौर पर रोशनी की मदद से मलेरिया की शनाख्त करता है। 5 सेकंड के लिए आपने इस आले को, इस फोन को अपनी जिल्द के करीब रखना है, अपने कान, अपनी उंगलियों या बाजू के करीब, और विद इन 5 सेकंड्स ये जो है ना इंफ्रारेड उसमें से कुछ रेज होती हैं जो निकलती हैं, जिसके बाद ये आइडेंटिफाई कर पाता है खून के अंदर कुछ ऐसे जो है ना वो सेल्स मौजूद होते हैं जो मलेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये फौरन से उस खून की डिवाइस उन्होंने इट्स लाइक अ फोन, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ, ये फोन के साथ ही बेसिकली आती है। अच्छा, मतलब बाकी फोन्स के साथ भी अटैच हो सकती है? जी बिल्कुल। और फोन की मदद से ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ, जिस तरह वो आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, जो उस फोन में अगर हम बात करें सैमसंग के अक्सर फोन्स होते हैं एंड्रॉइड्स के साथ वो पेन आता था, उस तरह का ये भी एक डिवाइस है जो कि फोन्स के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ आएगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको मलेरिया है या फिर नहीं है। जल्दी मैंने खबर सुना ली, लेकिन अब जल्दी ब्रेक लेते हैं। 10 बजे की हेडलाइन सुने आप, फिर वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे कुछ बिजनेस की।
स्टार्टअप क्या है, किस तरह से इसको शुरू किया जाए। स्टार्टअप एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल जो है ना दिन में हम कई बार नौजवानों के मुंह से सुनते हैं कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या वो अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। स्टार्टअप जो है ना वो नौजवान कंपनियां हैं जो एक मुनफरिद जो है ना प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करते हैं और उसे मार्केट में लाने और उसे सार्फिन के लिए नाकाबिले तलाफी और नाकाबिले तब्दीली बनाने के लिए कायम की गई हैं। बिल्कुल। और अगर बात की जाए गूगल, ऊबर, फेसबुक, ट्विटर ये ऐसे स्टार्टअप्स की मिसालें हैं। ये स्टार्टअप बेहतरीन वर्कर्स की खिदमत हासिल करते हैं और सरमायाकारों की तलाश करते हैं और इनके ख्यालात और पैमाने की तरक्की को फ़रोग भी दिया जाता है। पूरी दुनिया जो है स्टार्टअप्स में, इनोवेशंस में, बिजनेस आइडियाज़ में अब मिलकर काम कर रही है। अगर ये कहा जाए कि जिस तरह हिना मेटावर्स जो है ना, मेटावर्स एक पूरी दुनिया को कंबाइन कर रही है, जोड़ रही है। इसमें ई कॉमर्स का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का रुझान चंद सालों में बहुत बढ़ गया है। सिर्फ 2022 के पहले 6 महीनों में ही 45 डील्स में मजमूई तौर पर तकरीबन $245 मिलियन की जो इंकशाफी फंडिंग है वो हासिल की गई थी। बहुत से ऐसे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने भी हम रखेंगे और इस पर तफसील से बात करेंगे। स्टार्टअप के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह इसको शुरू किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। NIC में नौजवानों के स्टार्टअप्स को जदीद सहूलियात की मदद से अमली जामा पहनाया जाता है। नौजवान बगैर फीस के मुख्तलिफ स्टार्टअप्स आइडियाज़ को फ़रोग दे सकते हैं, जिसमें खिलौने बनाना, जदीद टेक्नोलॉजी में ईजादात करना शामिल हैं। हेड ऑफ प्रोग्राम का कहना है कि NIC 290 से ज़ायद अफराद के स्टार्टअप्स को कारोबार की शक्ल दे चुका है। अभी तक पिछले इसके 6 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से, और उन 6 साल में हम 293 स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट कर चुके हैं। हर साल के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ से इंक्यूबेट होते हैं। NIC के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि ये प्रोग्राम 1 साल में 2 मरतबा मेरिट पर सिलेक्शन करता है। हम ऐसा कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो स्टार्टअप फाउंडर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि उनका आइडिया रेलेवेंट है और ये अफेक्ट नहीं करता कि वो किस स्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर फाउंडर अच्छा है और उनका आइडिया ठीक है तो हम उनको इंक्यूबेट कर लेते हैं। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए नौजवानों का कहना है कि एक जगह पर इकट्ठे होकर अपने हुनर और सलाहियत को निखारने में मदद मिलती है। NIC का जो सेटअप है इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, क्योंकि ये जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी मदद करता है हमें। हम फाइनेंशियल वेलनेस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं फॉर द अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। वीमेंस जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं उनको डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको मतलब मार्केट के हवाले से मार्केट अवेयरनेस देते हैं और उनको बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट किस किस जगह में मतलब सही सेल हो सकता है। इस इंक्यूबेशन सेंटर का विजन ड्रीम बिल्ड एंड राइज है, जिसका मकसद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इस काबिल बनाना है कि वो अपने स्टार्टअप्स को सही महारतों के साथ चला सकें। कैमरामैन काजी सगीर के साथ अवैस मुगल, सुनो TV, इस्लामाबाद। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद की रिपोर्ट आपने देखी और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद से अब हमें ज्वाइन करें उस्मान गनी साहब और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुरम शहजाद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। उस्मान साहब कहिएगा, जो नौजवान स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना स्टार्ट, किस तरह से वो कर सकते हैं और किन चीज़ों का, किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए? Sorry, short correction. My name is Umar Ghani, not Usman Ghani. So, startups is not a new term. Startups बहुत अरसे से एक new opportunities जो आप develop करती हैं, नई companies जो आप form करती हैं. Startup by its name, by its definition, is referred to those companies which are in very early stage. किसी भी चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। कंपनी का जो अर्ली स्टेज, जो लाइफ साइकिल का अर्ली स्टेज है, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। और कंपनीज अब से नहीं, ज़माने कदीम से बन रही हैं। मास्ट्रिक यूनिवर्सिटी एक डच यूनिवर्सिटी थी जिसने एक सेमिनल पेपर लिखा ऑन व्हाट इज़ एन एंटरप्राइज, जहाँ से हमारी दुनिया में पहली एक एंटरप्राइज का मॉडल निकला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम सारे जानते हैं। और तब से लेके अब तक बहुत सी एंटरप्राइजेज बनी हैं, गूगल और फेसबुक और ये सारी जिनका हम नाम ले रहे थे। They're no longer startups. These are some of the largest companies that we have currently in the world.
But at some point they started, and they at that particular point when they started, they were also startups. आजकल हमारा जो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, डिजिटल एज इसको कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एज भी कहा जाता है, इसमें बहुत सी न्यू इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। आपने मेटावर्स की बात की अभी, मेटावर्स इज जस्ट वन एरिया दैट्स ओपनड अप। आज से 20 साल पहले ये मेटावर्स की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं थी। इसी तरीके से आपने ई कॉमर्स की बात की, फिनटेक की बात की, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल। जब ग्रामीण बैंक का मॉडल बना और उन्होंने एक नोबेल प्राइज़ जीता तो देखा कि ये बैंकिंग का जो सेक्टर है वो खाली टॉप 1% के लिए नहीं है, बॉटम 99% के लिए भी है। और बट बॉटम 99% में अगर आपने पहुंचना है तो वहाँ पे ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है। तो वो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्रिएट होती रहती हैं, यू नो, विद एवरी पासिंग टाइम। एंड इन दिस डिजिटल एज we have a tremendous opportunity to leapfrog in the future and come at par with the rest of the world. But for that we must organize our ecosystem. We must create opportunities for our youth. Today our ecosystem has evolved since last 10 years significantly. As you must have seen in your report, जो हमने last year पैसे raise किए startups के लिए, it has surpassed all levels. In fact, the numbers that you were showing, the amount of money we raised last year was more than what we raised in the last 10 years. So, and this year has been a very difficult year globally, and things are not perhaps at the same level, but we're not going to remain like this forever. And जो आपकी traditional industry है, जो industrial age है, उसकी dynamic बहुत different थी, इस knowledge age की dynamic बहुत different है। और as these opportunities in industrial age, they are shrinking. It's a sunset industry. We must create opportunities within the new economies so that जो हमारी unemployment के issues आएंगे traditional sector से, traditional industry से, उसको हमें shift करना है into new economy opportunities for our youth. बिल्कुल जी, बिल्कुल। उमर गनी साहब, हम अब मजीद आपसे ये भी पूछेंगे कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, मज़ीद कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको हम स्टार्टअप के लिए टॉप सेक्टर्स कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं खुर्रम शहजाद साहब की जानिब जाऊंगा, माहिर मुआशियात हैं आप। खुर्रम साहब, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का जो हजम है वो थोड़े से आपके सामने मैं फिगर्स रखता हूं कि 2018 में $17 मिलियन था, 2019 में $45 मिलियन, 2020 में $61 मिलियन और फिर 21-22 में एक बड़ा जंप आया। 2021 में $375 मिलियन, 2022 में $347 मिलियन जो है पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का हजम था। सर, सवाल आपसे ये है कि हम मईशत के बारे में बात करते हैं, अक्सर ये बात की जाती है कि हमारे तबाही के दहाने पे है हमारी मईशत, जबकि इतना पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है इस तरह के बिजनेस को, स्टार्टअप्स को लेकर, लेकिन रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। बहुत सी चीज़ों में हमारे नौजवानों को जो इस तरह पढ़े लिखे तरीके से काम करना चाह रहे हैं उनको मुश्किलात का भी सामना है। क्या कहेंगे इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि जो आपका इकोसिस्टम है पूरा, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो बेसिक्स हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। रेगुलेशन से लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर, और मैक्रोज की जो वॉलेटिलिटी है, मिसाल के तौर पर करेंसी आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है पिछले कई सालों से, और साथ साथ आपके मैक्रोज जो मईशत है मेन, वो आपकी स्टेबल उस तरह से नहीं रही है। क्योंकि देखें, चाहे स्टार्टअप्स हों या रेगुलर बिजनेसेस हों, बड़े बिजनेसेस हों, जो इन्वेस्टर होता है हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पे डेफिनेटली पोटेंशियल होना चाहिए, जो हमारे यहाँ है, और 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है दुनिया की, और मिडिल क्लास ग्रो करती हुई आई है पिछले 20 सालों में जी। तो और बहुत ज़्यादा ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बड़ा जो है ना वो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है। स्ट्रेटेजिक जो है ना आपकी ट्रेड के जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। चाइना एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है, एक तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, मिडल ईस्ट है। तो हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी है, बट पॉइंट ये है कि हम अपनी रिसोर्सेज को और एनवायरनमेंट को वैसा नहीं ढाल पाए जैसे कि इंडिया ने किया, जैसे बांग्लादेश ने किया, जैसे चाइना ने किया, जैसे मिडिल ईस्ट ने किया। लेकिन खुर्रम साहब, आपके ख्याल में इसकी रीजन क्या है? आपने ईज ऑफ बिजनेस की जिस तरह बात की, आज भी पेपॉल के जरिए पैसे मंगवाना, पेमेंट्स मंगवाना आज भी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हालात को क्यों नहीं समझ पा रहा? देखिए, अब पेपैल की कोई जरूरत नहीं है सच, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी जो है वो ये कह लें कि आपके जो है पेमेंट जो वेंडर्स होते हैं या पेमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सब आ चुके हैं और बड़ा लोकल आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशंस हुई हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं
कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो की प्रॉब्लम रही है ना, वो गवर्नेंस के इश्यूज बड़े रहे हैं। हमने पॉलिटिकली भी चीज़ों को ठीक नहीं किया, सस्टेनेबिलिटी हमारे यहाँ नहीं आई, कंटिन्यूटी नहीं आई। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर क्या कहता है? इन्वेस्टर कहता है कि स्टार्टअप्स हैं या जो है बड़े बिजनेसेस हैं या कुछ भी है उस इकोनॉमी में, जब स्टेबिलिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है और एक डायरेक्शन होती है और अनसर्टेनिटी कम होती है, तो डेफिनेटली उस इकोनॉमी में काफी जो है इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है। तो हमारे यहाँ देखिए ये जो मैक्रो इश्यूज है ना, ये बड़े बड़े हर्ट करते हैं। अदरवाइज तो ये जो आप $345 मिलियन, $400 मिलियन, 450, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। अदरवाइज हमारा इतना पोटेंशियल है। आप देखिए इंडिया में लास्ट ईयर $35 बिलियन स्टार्टअप स्पेस में आए हैं और इस साल भी $24 बिलियन आए हैं। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो 600 से 700 बिलियन की वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है, जो ये नए बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेटिव बिजनेसेस में जो है इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें कि आपका पोटेंशियल कितना है, तो 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का तो आपका सिर्फ ऐसा पोटेंशियल है जो कि अगर आपके हालात ठीक हों तो आपके यहाँ वैसी FDI आती रहे। तो पॉइंट मेरा ये है कि एक तो हमारे माइंडसेट रेंट सीकिंग माइंडसेट हैं, सॉरी टू से, हम रिस्क टेकर्स नहीं है। हमने इकोनॉमी और माइंडसेट ऐसे बना लिए हैं, जैसे कि आप देखें ना पावर पॉलिसी कैसी है हमारी, रियल एस्टेट पॉलिसी कैसी है हमारी, ये सारी वो डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से इस तक जिसे कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी, इनोवेटिव इकोनॉमी, बिल्कुल। खुरम साहब, आपने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान में पैसे मंगवाने के तो बहुत से चैनल्स आ चुके हैं, ये मसला तो हल हो गया है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने का अभी तक ये वाला मामला हल नहीं हुआ। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। ये बहुत बड़ा इशू है कि इन्वेस्टर पैसे ले तो आता है लेकिन रिपैट्रिएशन नहीं हो पाती, या लेके नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूं और मुझे जब प्रॉफिट हो या मुझे डिविडेंड्स मिले तो उस पर कंट्री की हालत ऐसी हो कि जी उसके पास डॉलर्स ही ना हो देने के लिए, करेंसी की जो है ना मैनेजमेंट ही इतनी वीक हो। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू है इन्वेस्टर का कि जो उसको आउटफ्लोज होते हैं या जो वापस लेके जाने होते हैं पैसे, जो रिपैट्रिएशन होती है या प्रॉफिट वापस लेके जाना होता है, वो लेके नहीं जा सकते। लेकिन हमें देखने क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है ना वो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखनी चाहिए, प्लस लोकल स्किल्स और आपकी जो एकेडेमिया जो है वो उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहिए। हमें ये नहीं पता, आज देखें आपके यहाँ 25,000 अगर जो है IT ग्रेड्स निकलते हैं तो उसमें से 5,000 या 10,000 मुश्किल से एम्प्लॉयबल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि क्वालिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और IT की हमारी जो रिसोर्स है वो हम फिर जो है ना पूरी नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा रुक जाता है। लेकिन पूरी एक चेन है, क्योंकि मैंने इकोसिस्टम की बात की ना, मैंने इसलिए कहा कि पूरा इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है जिसमें ये डिफरेंट डिस्टॉर्शन है, इनको ठीक करना है, तो हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इससे, बिल्कुल सही, जो हमें नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप सर। अब उमर साहब से मैं पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर किस तरह से स्टार्टअप शुरू करने वालों को सहूलियात फराहम कर रहा है और किन चैलेंजेस का फिर सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे इज्तनाब करना चाहिए? जी, तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। इस वक्त पिछले 10 साल में हमारा इकोसिस्टम काफ़ी इवॉल्व कर चुका है। इग्नाइट ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया था जिसमें उसने सारे प्रोविंशियल एंड फेडरल कैपिटल के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खड़े किए हैं और उसमें NICs ने बहुत अच्छा काम किया है। बट ये खाली 5 सिटीज़ के अंदर अगर आप 5 इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, दैट्स नॉट सफिशिएंट टू डील विद दिस यूथ बल्ज दैट वी हैव. To complement Ignite, Government of Pakistan also funded a massive program through World Bank and a Higher Education Commission called Higher Education Development Program. इसका बुनियादी मकसद था कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को वो जो कि जॉब सीख करना चाहते हैं वो जॉब सीख करें, बट जो अपना एक एंटरप्रेन्योरियल करियर परसू करना चाहते हैं उनको सपोर्ट मिले थ्रू एन इंक्यूबेशन सेंटर. सो वी लिफ्टिंग द कैपेसिटी ऑफ थ्रू द बिक्स. एक तो साइड पे आपके NICs हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं अंडर इग्नाइट. उसी के साथ साथ आपके हायर एजुकेशन कमीशन में बिक्स हैं जो कि इस वक्त 40 से ज़्यादा बिक्स बन चुके हैं अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ और बहुत ज़्यादा और भी बन रहे हैं. एंड इन एडिशन टू दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड रिसर्च एनवायरनमेंट जिसका बुनियादी मकसद यह है टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ सिलिकॉन वैली विदाउट बॉर्डर्स, डिजिटली कनेक्टिंग ऑल द इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब्स अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज़. आजकल के ज़माने में आपको एक ख़ास जगह मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है टू कॉल इट इंडस वैली और सिलिकॉन वैली. Everyone's computer and laptop where they're working becomes their innovation hub as long as you can digitally connect everyone. उस ज़माने में जिस ज़माने में सिलिकॉन वैली बनी थी उनके पास ये डिजिटल टूल्स नहीं थे जो हमारे पास आज इस डिजिटल इकॉनमी में हैं. तो हमें एक ख़ास जगह मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है टू कॉल इट NIC और कॉल इट इंक्यूबेशन सेंटर, बट वी व्हाट वी बी एबल टू डू इज़ क्रिएट अ वर्चुअल
innovation incubation environment so that we can accommodate every kid. And ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को सपोर्ट किया जाए। खाली कुछ चंद अदद सिटीज़ में आप लेविश NICs बना के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर आपने मैस स्केल पे इस इम्पैक्ट को लेके जाना है, then you've got to be able to build this infrastructure. इसी को आगे लेके चल के हमने एक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के थ्रू हमने एक IP कमर्शलाइजेशन पॉलिसी भी अप्रूव करवाई है, जिसके अंदर हमने एक डिजिटल नॉलेज पार्क का कॉन्सेप्ट दिया है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स तो बने हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स जब बनेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते बड़ा टाइम लग जाएगा, बट इस पॉलिसी में हमने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो R&D का काम हो रहा है या स्टार्टअप्स का काम हो रहा है, उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी आप कम से कम 3 साल की भी वही टैक्स बेनिफिट्स दें और फैसिलिटेशन दें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सिर्फ स्टेट बैंक से लिंक नहीं है, उसमें आपने कंपनीज ने अपनी कंपनीज को रजिस्टर करना है, उसमें SCCP का रोल है, उसमें कंपनीज ने टैक्सेस फाइल करने हैं, FBR का रोल है, उसमें आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं, लाइसेंसेस लेने हैं, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये हर स्टेज के ऊपर आपको फिर आपने पेटेंट्स फाइल करने हैं। इस नॉलेज इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर पेटेंट फाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था उमर गनी साहब, क्योंकि स्टार्टअप के जो टॉप सेक्टर्स हैं जिसमें आज भी बहुत पोटेंशियल है, मैं एक तो वो जानना चाहूँगा आपसे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। दूसरा, आपने गवर्नमेंट की बात की, हुकूमती सतह से पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या सहूलियात हैं और क्या होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिन मिसाइल का आपने जिक्र किया, SCCP हो या FBR हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक नौजवान जो स्टार्टअप एक इनोवेशन आइडिया के साथ आता है, ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है उसके लिए। तो आई क्विकली रिस्पॉन्ड। देखें जी, किसी भी कंपनी को अगर आपने सस्टेनेबली आगे ग्रो करना है तो यू हैव टू टेक अ कैपेसिटी प्लस कैपिटल अप्रोच। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स का काम है कि वो एक एनवायरनमेंट देना, कैपेसिटी बिल्ड करना, वो सपोर्ट सर्विसेज देना ऑन अ शेयर्ड बेसिस, जो कि कंपनी के लिए इंडिविजुअली जाके HR सर्विसेज, IT सर्विसेज, उसको स्पेस चाहिए होती है, अगर वो अपना ऑफिस लेगा तो उसके लिए महंगा होगा, एक शेयर्ड फैसिलिटी मिल जाती है उनको, और बहुत शेयर्ड सर्विसेज मिलती है इंक्यूबेशन सेंटर्स में। अर्ली स्टेज में ये शेयर्ड सपोर्ट सब्सिडाइज बेसिस पे या फ्री बेसिस पे जो हम इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू कंपनीज को दे रहे हैं, उससे उनकी कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है। तो कैपेसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप, बट ऑन द अदर साइड Capital is like oxygen to any company, and there is a complete value chain. You know, हर चीज़ की एक चेन होती है, तो कैपिटल की भी एक चेन होती है। अर्ली स्टेज पे कंपनीज जो हैं, they cannot attract commercial capital from venture capital, from crowdfunding, from banks, or they can't even list companies on exchange. So what do? We have some grant funds जो हमने under Higher Education Development Program HSC में हमने बनाए हैं, जिसमें हम Grand Challenge Fund, Local Challenge Fund, Technology Transfer Support Fund and Startup Innovators Seed Fund के थ्रू and Fund for Centers of Excellence के थ्रू हम R&D रिसर्च को, टेक्नोलॉजीज़ को और स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं। यहाँ से जो पाइपलाइन निकलती है उसको आगे बढ़ाने के लिए SCCP ने कुछ इकदाम लिए थे। क्राउड फंडिंग के हवाले से फर्स्ट सैंडबॉक्स में मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म जो था उसको सेलेक्ट किया गया था और हमने पाकिस्तान नेशनल इन्वेस्टर पोर्टल का सक्सेसफुल एक सैंडबॉक्स कंप्लीट किया। क्राउड फंडिंग पूरी दुनिया ने क्राउड को मोबिलाइज करके अर्ली स्टेज पे रिस्क कैपिटल मोबिलाइज अपनी स्टार्टअप्स के लिए जो किया है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है स्टार्टअप्स को। अभी तक हमारे रेगुलेटर ने सैंडबॉक्स तो कर लिया, बट वो जो सिक्योरिटीज़ अमेंडमेंट में उन्होंने सिक्योरिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट करनी है, वहाँ पे पिछले 2 साल से डिलेज हैं बिकॉज ऑफ हमारे गवर्नेंस के जो इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त। बट इंशाल्लाह जब ये हो जाता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम है। इसके आगे हमें अपनी लोकल वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने हम डोमेस्टिक, जिस तरह अभी खुर्रम शहजाद साहब बात कर रहे थे कि एक रेंट सीकिंग माइंडसेट हमारे इन्वेस्टर का, जब तक आप लोकल इन्वेस्टर को मोबिलाइज नहीं करते टूवर्ड्स दीज अपॉर्चुनिटीज़ और सिर्फ हम एक फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ नज़र रखते हैं कि जी आप हमारी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, वी हैव गॉट टू बी एबल टू पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। दो societies which are putting money behind impact and innovation are driving impact and innovation. And we are, if all our investors are only putting money in unproductive assets like real estate or we remain farmers to the world, तो हम वो impact and innovation drive नहीं कर सकते। तो हमारे local investor को आगे उठाना और इस market failure को address करना is the most critical challenge that we are facing as a society if we've got to help transform into knowledge innovation economy. बिल्कुल, you're absolutely right. खुर्रम शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी।
बताइएगा कि किसी भी आइडिया के लिए फंड्स या फिर जो है लोन कैसे जो है वो लिया जाता है, किस तरह से अप्रूव होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, टेल अस अबाउट दिस प्रोसेस। उसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या खवातीन के लिए कोई अलहदा से कोटा जो है वो मुख्तस किया जाता है? जी देखें, एक तो पहले मैं ये कहूँ कि कैपिटल जो है ना, ऑफ कोर्स फ्यूल है किसी भी बिजनेस का, किसी भी इकोनॉमी का। जैसे उमर गनी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो कैपिटल है वो खासकर स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखें स्टार्टअप स्टेज जो होती है वो अर्ली स्टेज होती है, और जो भी आइडिया होता है वो शुरू में उसे कैपिटल की जरूरत होती है मटेरियलाइज करने के लिए। और साथ साथ ये भी होता है कि वैसे भी कोई भी बिजनेस हो उसमें जो है ना कैपिटल बड़ा एक की रोल प्ले करता है। तो लोन की बात हो या फिर जो है इक्विटी की बात हो, तो मेरे ख्याल में कैपिटल इन फर्स्ट प्लेस तो बड़ा जरूरी है। अब कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर लोकल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर वेंचर कैपिटल जो है इसमें आते हैं। वेंचर कैपिटल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो शुरू में रिस्क लेते हैं, क्योंकि किसी भी आइडिया में, किसी भी अर्ली स्टेज बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके आगे पूरा एक जो है ना जर्नी होता है, लेकिन वो शुरू में उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वो जो शुरू में सपोर्ट की जरूरत होती है वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो मैं ये कहूंगा कि लोन के प्रोसेस से बेहतर होता है कि इक्विटी जो है वो डाली जाए स्टार्टअप्स में, क्योंकि इक्विटी ऐसी चीज होती है जिसमें आप रीपेमेंट जो है वो फ्यूचर में जो है वो करते हैं, और कुछ फिक्स रीपेमेंट्स नहीं होती है, और रिस्क साथ लेता है इन्वेस्टर। तो उसे हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए वैसे कंपेयर टू लोन्स, क्योंकि लोन्स पे तो आप देखें कोई भी आपको लोन देता है, बैंक तो पहली बात है स्टार्टअप्स को लोन देते नहीं है दो वजूहत पे। एक तो ये कि वो रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क कम लेते हैं, उसकी वजह ये होती है डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा खुल के नहीं खेल सकते या खुल के जो है ना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि बैंक्स की एक गर्दन होती है बैंक्स पे। दूसरा ये होता है कि बैंक्स वैसे भी जो है रिस्क के एसेट्स में नहीं जाते, क्योंकि उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि जो है मुझे अपना प्रूडेंशियल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। जहाँ तक आपने वुमेन की बात की, बहुत सारे ऐसे फंड्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो सपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जिसमें वुमेन का खास कर जो है वो पोर्शन रखा जाता है कि स्टार्टअप्स में अगर एक को फाउंडर, यानी कि अगर 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक भी अगर जो है वो फीमेल है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया जाता है, ताकि फीमेल आगे आए, इंक्लूजन ज्यादा हो, एम्पावरमेंट ज्यादा हो। और वुमेन इंक्लूजन तो बहुत ज्यादा काम हुआ भी है, पाकिस्तान में भी हुआ है, बाहर तो बहुत ज्यादा हुआ है, हमें यहाँ पे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे उमर ने कहा कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये सोचने की जरूरत है कि इम्पैक्ट अगर लेकर आना है तो इंक्लूजन भी आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। उसके बाद आपके पास जो है वो सही से रिजल्ट आएंगे, आपका पोटेंशियल खुलेगा। यहाँ पे जो है वो लेडीज जेंट्स सब में जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, फीमेल हो मेल हो, सारे फाउंडर्स जो है बड़े हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग है, हमारी एवरेज एज 23 साल है। तो क्यों नहीं हम जो है लोकल इन्वेस्टर्स को मोबिलाइज करते हैं। लोकल इन्वेस्टर खुद सोचता है कि यार मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं इकोनॉमी में। बिल्कुल खुर्रम शहजाद साहब, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है, और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उमर गनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये बात सही है कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसको इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ही बेसिकली आज हमने इस टॉपिक को चूज किया और इस पर बात किया, क्योंकि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। कुछ स्टार्टअप के टॉप सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो 8% मोबिलिटी, 27% ई कॉमर्स, 8% हेल्थ टेक्नोलॉजी, 8% एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड 8% फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो स्टार्टअप्स के लिए टॉप सेक्टर्स हैं। अब हमारे मुल्क में हमारे नौजवान, एग्रीकल्चर खास तौर पर हम किस तरह उसको भूल सकते हैं, हमारे नौजवान जो कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज के साथ घरों में बैठे हैं, और वो इतने इनोवेटर हैं, इतना काम करना जानते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कैपिटल नहीं है और हुकूमती सतह पर भी कोई उनकी इस तरह से मदद नहीं की जाती। सरपरस्ती हासिल, अच्छा बहुत से लोन्स कर दिए जाते हैं लेकिन अनाउंस कर दिए जाते हैं, लेकिन वो लोगों को मिलते नहीं है। तो बेसिकली अगर हमें IMF से जान छुड़वानी है, अगर हमें जदीद तरीकों, जिस तरह पूरी दुनिया में एक जिद्दत का दौर चल रहा है, उसी तरह हमें भी अपने आप को जदीद करना पड़ेगा और नए तरीकों से बिजनेस करने के जो आइडियाज हैं उसको पूरा उसको उस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती और हुकूमत की सपोर्ट के बगैर जो है वो कोई भी स्टार्टअप शुरू नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत क्या करती है, बड़े बड़े इदारे बनाती है, ठीक है, कॉमर्स सेंटर्स भी बनाती है, IT सेंटर्स भी बनाती है, उनके अपने खर्चे इतने होते हैं, ठीक है, कि वो उनका खाने पीने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं, एक कतरा भी जो है ना उन पैसों में से एक कतरा भी नहीं मिलता लोगों को कि वो अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो इसलिए हमारी यही कोशिश थी कि आज इस पर बात करने का मकसद भी हमारा ये था कि गवर्नमेंट और हमारे लोकल
जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हमारा नौजवान बेचारा बैठा हुआ है कि हमें काम बताएं हम क्या करें, हमें काम बताएं हम क्या करें। इंटरेस्टिंग। I mean, वो बैठा हुआ है कि हमारे पास काम है इतना, सॉरी मैं रीफ्रेज करता हूँ इसको, कि वहाँ इतना काम कर सकते हैं और हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। Exactly, that is very important. और आज हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी इसलिए की कि वो तमाम लोग जो कि यंग हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, पर अगैन कोई सपोर्ट, कोई सरपरस्ती उनको हासिल नहीं है। फ्यूचर में भी इस सेगमेंट को करते रहेंगे ताकि आपके लिए हम इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लेकर आए। इन्वेस्टर्स के लिए हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन लेते हैं यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पहाड़ों वालों से। इंटरेस्टिंग ना? इंटरेस्टिंग। ये जो पहाड़ों वाले हैं, ये खतरनाक खेल जो है पाकिस्तान में, इसका रुझान भी बढ़ता जा रहा है। तो बस ज्यादा नहीं बताना, अभी ब्रेक के बाद सस्पेंस है। वापस आएंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह हर बात। And we are right back after the break। अब बात करते हैं माउंटेनियरिंग की, कोपेमाई की। पाकिस्तान में कोपेमाई के शोबे में वसी मौक़े हैं। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल ही दो ऐसे ममालिक हैं जहां बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां हैं। यूरोप और दीगर ममालिक के कोपेमाई ममालिक का रुख करते हैं, और कोपेमाई एक बहुत ही महंगा शौक़ है। इसके लिए मखसूस एक लिबास होता है, कुछ आलात की ज़रूरत होती है, और जो है K2 पर ज़्यादा बुलंदी तक जाने के लिए मुझे लगता है एक शख्स की जो किट है वो 4 से 5 हज़ार डॉलर्स में तैयार होती है, और ये तमाम अशिया जो है बहरूने मुल्क से मंगवाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें तैयार की जाती हैं जो सिर्फ K2 बेस कैंप या फिर नारान कागान वगैरह के पहाड़ों तक ही मुझे लगता है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी गैर मुल्की कोपेमा को इस्लामाबाद से अगर K2 सर करने के लिए जाना हो तो वहाँ से वो इस्लामाबाद जाने तक के जो भी तमाम अखराजात हैं, हुकूमती अगर फ़ीस की बात की जाए तो तकरीबन $1 लाख उनको अदा करने पड़ते हैं। और K2 सर करने के लिए पाकिस्तानियों को सरकारी फ़ीस से तो वो मुझे लगता है कि वो उनको पे नहीं करनी पड़ती, मगर ख़ुसूसी किट, फिर खाने पीने की जो अखराजात हैं, पोर्टर्स वगैरह के लिए जो उनको चीज़ें और जो उनको जो एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है वो काफ़ी भारी अखराजात आई वुड से होते हैं। बिल्कुल। और वो बर्दाश्त करना अक्सर लोगों की जो है ना उससे बाहर होता है। बिल्कुल। और हिना आपने ठीक कहा कि एक महंगा शौक कहा जाता है इसको, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है। हम इसके ज़रिए पाकिस्तान पैसे कमा सकते हैं। मतलब मैं एक सिंपल वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि सयाहत जो है वो टूरिज़्म इतना बड़ा शोबा है कि कुछ ममालिक का एक बड़ा हजम जो इकोनॉमी का वो टूरिज़्म पे से कमा रहा होता है वो। तो पाकिस्तान में भी बहुत इसका पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं है इसमें। और आज का जो दिन है वो आज का दिन जो माउंटेनियरिंग जो दुनिया भर में मकबूल हो रहा है, पाकिस्तान में इसका जो रुझान बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह हिना ने जिक्र किया कि ये तमाम अखराजात आपको खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद सदपारा साहब मौजूद है, हमारे गेस्ट अशरफ सदपारा मौजूद है, अली सदपारा साहब के बेटे, और अयाज शिकरी साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पाटो के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेटली इन टूरिस्ट को जो है वो ऑपरेट करती है, एक ऑपरेटिव कंपनी है। मैं सबसे पहले तो अशरफ सदपारा आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने रिसेंटली K2 भी सर किया माशाल्लाह, और अगेन सवाल वही है, इतना लंबा हमारा इंट्रो करवाने का मकसद भी यही था कि आपने क्या ये तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए, कोई सरपरस्ती नहीं थी हुकूमती इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल नहीं, हुकूमत की तरफ से था, मैं कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन मैं जो सुई नार्दन गैस वालों ने स्पॉन्सर किया था। अच्छा। और मैं ब्लू स्काई वालों के साथ, ब्लू स्काई से मैंने सर्विस ली थी। इसका जो स्पॉन्सर था वो सुई नार्दन की तरफ से था मेरे लिए। सही। अच्छा अशरफ सदपारा, मुझे बताइए कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के इस सेक्टर में कोपहमाई की जिसमें हम बात कर रहे हैं, और इसमें इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो कितना हम इसमें कमा सकते हैं, और पूरी दुनिया से जो कोपहमा आते हैं उनको अगर हम होस्ट करें तो ये कितना बड़ा इक़दाम है जिस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है? देखिए जी, बल्दिस्तान में ज़्यादातर इनकम होती टूरिज़म से। बल्दिस्तान टूरिज़म हब है, यहाँ पे हमें चाहिए कि बहुत हुकूमत को भी चाहिए कि हर तरह से इसको ना
बेहतरीन तरीके से वो करनी चाहिए। अभी हमारी जो टूरिज़म से जो इनकम है वो तकरीबन नेपाल वाले कर रहे हैं। नेपाल वाले यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सपीडिशन भी वो कर रहे हैं, अभी ट्रैकिंग पे भी वो आ रहे हैं। तो हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना क्या चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनने चाहिए क्लाइंबिंग के, माउंटेनर्स के ना, तो इनको बेहतर से बेहतर तरबियत दी जानी चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में, ताकि हम नेपाल वालों से इस चीज़ को यहीं पे कन्वर्ट कर लें। नहीं तो ये हमारी टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है इसको तो ऑलरेडी नेपाल का ने कंट्रोल किया हुआ है जी। तो अभी हम इंशाल्लाह एवरेस्ट पे भी जाना चाहते हैं और जाके वहाँ पे फॉरेनर को दिखाना चाहते हैं कि हम भी माउंटेनर्स, हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सर जी हमें एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सर मिल जाता है तो हम वहीं पे जाके दिखाना चाहते हैं फॉरेनर को कि पाकिस्तानी माउंटेनर किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। अयाज शिकरी साहब, पाकिस्तानी कोपहमा जो है वो अपनी जेब से मुहिम जोई की बजाय वो ये कोशिश करते हैं कि वो टूरिस्ट के साथ या इंटरनेशनल जो कोपहमा आते हैं उनके साथ वो एज पोर्टर्स काम करें। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन जैसे हीरोज़ को और हम जैसे लोगों को यहाँ पे मदद दिया। मैं समझता हूँ कि माउंटेनिंग की दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रिच मैं समझता हूँ है। हमारे पास दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ K2 के अलावा भी हमारे पास नंगा पर्वत, गशाब्रम 1 और गशाब्रम 2, ब्रॉड पीक, अबव 8000 के हमारे पास 5 पीकें पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखा गया है ये प्राइवेट सेक्टर्स का ही कमाल है कि जो हम जैसे टूर ऑपरेटर्स जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके वहाँ से अपने क्लाइंट्स को लेके आते हैं और पाकिस्तान में ला के कोपहमाई कराते हैं, तो उनकी वजह से ये लोग नुमाया नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले इस फील्ड को इतना फेमस नहीं समझा जाता था। हमारे मरहूम हसन साहब भी माउंट एवरेस्ट करके आए, लेकिन जब मोहम्मद अली का सानिया हुआ विंटर एक्सपीडिशन K2 के ऊपर, तो उस वक्त दुनिया की और हमारे लोकल लोगों की काफ़ी लोगों की तवज्जो खुल गई कि यार माउंटेन एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है और खेल है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमारे पास इससे पहले भी हमारे पास बहुत बड़े कोपहमा हमारे पास मौजूद है जो कि जिन्होंने K2 को भी क्लाइंब किया हुआ है और 2 रिपीट भी किया हुआ है और बहुत सारी पीकों को है। और हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 5 पीकों को समिट भी किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके यहाँ लाते हैं और लाके बिल्कुल इस इंडस्ट्री में अपना रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो जितने भी जी आप कंप्लीट कर लें जी। तो मैं ये कहना ये चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जितने भी नए माउंटेनियर्स आ रहे हैं, क्लाइंबर्स आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की बड़ी खिदमत है जिन्होंने मुश्किल दौर में हमारे वहाँ पे क्लाइंबिंग की और वहाँ पे सीखा, और आज उनके ही बेटे, उनकी फैमिली में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। और अभी हमें गवर्नमेंट उस लेवल पे हमें जो जिसने अशरफ साहब ने जिक्र भी किया, हमारे पास प्रॉपर माउंटेन इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे इनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल अब ये जितने भी जाते हैं एज ए हाई पोर्टर्स जाते हैं। बिल्कुल, इसी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम बेसिकली आपसे बात कर रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़रूरत है और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद इस शोबे को निगलेक्ट किया जा रहा है। आबिद सतपारा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोपहमाई में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं स्नो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। और माउंटेनियरिंग में सबसे मुश्किलात का सामना यही आता है कि पाकिस्तानी जितने भी माउंटेनियर्स हैं इनको सबसे बड़ा इशू यही आता है कि इनको स्पॉन्सर नहीं मिलता है। जिस तरह बाहर के जो हमारे फॉरेनर्स आ जाते हैं, नेपालीस आ जाते हैं, शर्पा जिसे कहा जाते हैं, वो जब पाकिस्तान में आ जाते हैं तो उनको बड़ा एक स्पॉन्सर मिलता है और वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की पीक्स को 8000 अबव 5 पीक्स पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको क्लेम करते हैं। तो हम पाकिस्तानियों को नेपाल में 8008 पीक्स हैं, तो पाकिस्तानियों को भी अगर कि स्पॉन्सर मिल जाए तो पाकिस्तानी जो माउंटेनियर्स हैं ये भी नेपाल में जाके उन पीक को समेट करें और हिलाली परचम को लहराएं। जी बिल्कुल। जी आप ये भी बताइएगा कि कोपहमा के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? क्या मौसम का भी कहा यह जाता है कि बहुत एक इम्पैक्ट होता है? किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए?
जी बिल्कुल। जो भी माउंटेनियर्स अगर कि जो भी पीक को जा रहे हैं, सबसे पहले उनको मौसम का उनको मालूमात होना चाहिए। उसके अलावा जब हम पीक के ऊपर स्टार्ट करते हैं क्लाइंबिंग करने, तो हमें अपना जो रोप हम जब फिक्सिंग करते हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अक्सर रोप हम फिक्स करने के बाद वो स्लाइडिंग की वजह से या टूट जाता है या उनको मतलब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हमें वो सब चीज़ें मुश्किलात सामने नज़र आता है। उसके बावजूद हम क्लाइम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। बिल्कुल से। आबिद सतपारा, अशरफ सतपारा और अयाज शिकरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अगर देखा जाए पूरी दुनिया में ये जो खेल है, ये जो खतरनाक खेल है ना, इसके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसके स्पॉन्सर्ड हैं। और आप देखिए जब वो चोटी सर की जाती है, तो जब उस ब्रांड का वहाँ पे झंडा लहराया जाता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो लोग बहुत देखते हैं उसको और पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है इसी तरह जो पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं उनकी भी तवज्जो अब जानी चाहिए इस पे कि देखिए हम हर वक्त कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा कोई इंस्टीट्यूशन बना देगी, कोई इसकी रेगुलेशन और इस पूरा इसका क्राइटेरिया वो कर देगी, लेकिन असल जो फंडिंग है वो ब्रांड्स की तरफ से ही आएगी और हमारे ब्रांड्स को चाहिए कि वो स्पॉन्सर करें। भाई बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमारे पास मौजूद हैं और इतने टैलेंटेड लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। तो बिल्कुल जमील ने सही कहा कि हम हुकूमती सरपरस्ती की बात करते रहते हैं, यहाँ पर उन तमाम ब्रांड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टैलेंट को आगे बढ़ाने में अपना एक जो है ना पिवटल रोल जो वो है जो उनका बनता है वो प्ले करें। एंड बहुत आज हमें जबरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन किया, फ्यूचर में भी हम इस तरह के मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना क्रिकेट की सूरत हाल जो है ना वो बहुत ही डगमगा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है जमीन। एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है, एक्सट्रीम सिचुएशन में नाजुक सूरत हाल में हम इरफान ज़हीर साहब को जल्दी से बुलाएंगे, लेकिन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज इरफान ज़हीर साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। Thank you so much for joining us in सुनो पाकिस्तान. Hope you're doing fine and you're feeling better now. अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगता है जब आप स्टूडियोज में आते हैं, वो एक वाइब भी अलग होती है और वो एक एनर्जी और होती है। नहीं, मेरी कोशिश यही होती है कि स्टूडियो में डेली ज्वाइन किया जाए। आप लोगों को क्रिकेट पे जैसे हम बात डेली करते हैं वो मैं यही कहने लगा था अब हम थोड़ी क्रिकेट पे बात कर लें। इरफान साहब किस तरह से, जी वही पूछने लगी हूँ, इरफान साहब किस तरह से देख रहे हैं आज का मैच टीवी पे? इरफान साहब बताइए, मतलब क्या देखिए बड़ा अगेन ये कोई 2-3 सीरीज से हम कहते जा रहे हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब न्यूजीलैंड ने मुझे नजर आ रहा था कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह ये टेस्ट मैच बचा सके जी। और उन्होंने बिल्कुल अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। अगर हम इन कंपैरिजन जाएं इंग्लैंड की टीम, जिस तरह इंग्लैंड ने आके हमें मारा और जिस तरह अग्रेसिव क्रिकेट खेली, तो उसकी कॉन्ट्री बिल्कुल न्यूजीलैंड ने हमारी तरह की ही क्रिकेट खेली। बट उन्होंने एक छोटा सा आउटसाइड चांस लिया कल, ऑलमोस्ट 3 ओवर्स पहले उन्होंने इनिंग्स अपनी डिक्लेयर कर दी और हमें एक पूरा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की 50% कि आप भी मैच जीत सकते हैं, आप भी खेलें और आके अपनी इनिंग्स को डेवलप करें जिस तरह आप करना चाहें। अब बट अनफॉर्चुनेटली वही हमारी नेगेटिव अप्रोच, टीम अप्रोच कि हम 3 ओवर भी सर्वाइव नहीं कर सके और उसमें 2 विकेटें गवा बैठे और हमने 0 पे 2 खिलाड़ी कल आउट हो गए। अभी इमाम भी आउट हो चुके हैं 19 रन पे। अब शान मसूद और बाबर इस टाइम विकेट पे हैं और मेरा ख्याल है कि अगर हमने मैच बचाना है जी या जीतने का, तो अब चांसेस बहुत ड्रॉ कम अगर कराना है, हाँ वही बचाना ड्रॉ की तरफ ही है जी, तो उसमें ये इनिंग्स बहुत वाइटल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीतने वाला सीन ऑफ हो गया हमारा? नहीं, पॉसिबिलिटी तो क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल इरफान ज़हीर कभी भी नहीं कहेंगे कि ऑफ हो गया, वो बहुत पॉजिटिव हैं, मोटिवेशनल आज हुआ क्या? विकेट पे विकेट जा रही थी। लेट मी क्लियर वन थिंग, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर टू, तो वो हमें भी, हम फिर इनको किसी दिन एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाते हैं, तो वो आप उनकी बातों से वो पॉजिटिविटी नहीं झलकती? उस दिन हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। हाँ जी, उस दिन हम आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे, मोटिवेशन किस तरह मिले। तो विकेटें गिरती गई सुबह, लाइक क्या नाश्ता सही से नहीं किया? देखिए वो जो नर्व्स की गेम होती है, ये एक अलग ही एक रिकॉर्ड है कि बाकी की टीम्स में देखा जाता है अच्छा जी 2 स्कोर पे 0 आउट,
सॉरी दो स्कोर पे 0 आउट या 1 आउट, ठीक है, हम 0 स्कोर पे 2 आउट। आई थिंक देखें जरा, ये भी है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं हमने सारे रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो क्रिकेट के साथ एसोसिएट हो और हमारे साथ एसोसिएट ना किया जाए। हम हर रिकॉर्ड को ऑन करते हैं। तो अगेन अब बड़ा ये कराची की पिच हमें सबसे ज्यादा सूट करती है हमारी बैटिंग स्टाइल को। तो अब बाबर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाबर पहले खेलते हुए हमने देखा कि हमेशा रन्स बनाते हैं, बट सेकंड इनिंग्स में हमेशा हमने देखा कि वो आउट जल्दी हो जाते हैं। तो बाबर पे इस चीज़ को भी उन्होंने कवर करना पड़ेगा कि जो इन पे एक टैग लग चुका है कि ये सेकंड खेलते हुए चेज करते हुए रन नहीं बनाते। तो बाबर के ऊपर अब ऑनस बहुत ज़्यादा एज ए कैप्टन भी उसके ऊपर डबल ऑनस है और प्लेयर तो है ही है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर की इनिंग्स और शान मसूद के भी रन बड़े ड्यू हैं। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं जब से शान मसूद ने कम बैक किया है, तो उन्होंने किसी इनिंग्स में 50 भी नहीं कर पाए। तो आप ये देख रहे हैं कि अब कप्तान चेंज करने की राहें हमवार होती जा रही हैं। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर ये किसी तरह बाबर ये सीरीज ना बजा पाए ओडीआई भी और टेस्ट की, तो मेरा ख्याल है फिर अब 2-2.5 मंथ का गैप है, पीएसएल है, उसके बाद फिर ये थिंक टैंक, ये मैनेजमेंट जरूर नहीं, फिर जमील की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कप्तान चेंज होने वाली। जी देखें जरा नाज़रीन, देखें आप इरफान ज़हीर साहब को और हिना नियाज़ी साहिबा को देखें कि किस तरह वो अपनी बातें और वो सारा मुद्दा मेरे पे डाल रहे हैं। आप देखिए, मैंने तो ऐसा कभी कहा, मैंने तो हमेशा साइड लिया है, मैंने तो हमेशा तारीफ की है हमारे कप्तान। किसी की ना साइड लेने की जरूरत है ना किसी के गेस्ट जाने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की टीम है, हमारी टीम है, हम सब ऑन करते हैं इसे। जो अच्छा करेगा, जो परफॉर्म करेगा, जो अच्छा करेगा। मैंने हमेशा कहा कि बाबर हमारा सबसे मेन बैट्समैन है, हमारा पिलर है, हमारा सरमाया है। जी बिल्कुल, लेकिन एज ए कैप्टन कमोडिटी नहीं बन पा रहे, उनमें कई चीजें वो लैक कर रहे हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि वो किस तरह का अप्रोच रखें, क्योंकि अगर कैप्टन आपका बेस्ट प्लेयर भी हो तो वो कैप्टनसी आसान हो जाती है, बट अगर आपका कैप्टन वो चीज शेल से बाहर नहीं आ रहा, बिल्कुल, और टीम को नुकसान हो रहा है, तो फिर हमें ओब्वियसली दूसरी ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए। ओडीआई की जो ओडीआई के लिए टीम है, उसको स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? क्विकली जरा टाइम देखिए, उसमें तैयब ताहिर को चांस दिया गया है, जिन्होंने पंजाब सेंटर पंजाब से रन किए। उसामा मीर, उन्होंने बहुत आउट किए डोमेस्टिक के अंदर, अभी जो पाकिस्तान ओडीआई कप हुआ उसके अंदर आउट किए। तो इंडक्शन हुआ, शादाब इंजर्ड है, वो बिग बैश से वापस आ गए। उस पर भी क्वेश्चन मार्क बनता है कि आप लड़कों को अपना डोमेस्टिक छोड़ के बाहर के लिए एनओसी दे रहे हो दूसरी लीग खेलने के लिए, तो वो इस दफ़ा पार्ट नहीं होंगे। तो फिर हारिस सुहेल को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के बाद इस मैनेजमेंट ने चांस दिया, वो एक अच्छी इंडक्शन है। उस पर बड़ी बात की मैंने कि ऐसा लड़का जिसकी अभी भी 47 की एवरेज है ओडीआई के अंदर, उसको टीम का पार्ट होना चाहिए, वो खेल रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ फ़खर साहब कह रहे हैं कि सरफराज को ओडीआई भी इसलिए शामिल नहीं किया कि वो भी टेस्ट खेलें, क्या उनका ये फैसला ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि रिजवान को किया जा रहा है कि जैसे टेस्ट में सरफराज ने कर दिया, और मेरा ख्याल है कि सरफराज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था, बट रिजवान को शॉर्टर फॉर्मेट में एक चांस दिया जा रहा है। अगर नहीं करता तो फिर मेरा ख्याल है सरफराज शायद आपको ओडीआई में भी आगे नजर आए। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पीर को 2 दिन का आपका और हमारा जो साथ है वो नहीं होगा, मंडे को इंशाल्लाह। ख्याल रखिए, सर्दी बहुत है, एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। जी, अपना बहुत ख्याल रखें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमारे सुनो टीवी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप हमें वहां पर मैसेज करके फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस पर एंगेज करना ना भूलिएगा। यूट्यूब पर भी हमारा कंटेंट अपलोड होता है, ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने सुनो टीवी के पेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी कर दें। और सुनो पाकिस्तान के पेज को भी ऑफ कोर्स। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पीर को बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बार-बार आवाज़ आ रही है, इट्स ओवर, टाइम ओवर हो चुका है।